हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। जैसा कि आज 1275 सीट के लिए आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया और जिन बच्चों का जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जितने सारे जो विद्यार्थी हैं उनका रिजल्ट हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाई। और साथ ही इन्होंने भी पीटी फाइट किया है, इनका भी पीटी का रिजल्ट हो गया है। आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप हमेशा से पीटी और मेंस क्वालिफाइड करते आ रही हैं और आप इंटरव्यू भी दी हैं बीपीएससी का, और प्लस पॉइंट है आपके लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जो बहुत बड़ी संख्या में हैं, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़्यादा निराश नहीं हो, क्योंकि बिहार सरकार ये कहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अब वैकेंसी देने वाले हैं। और उसने ये भी कहा कि लगभग 2000 से कहीं ज़्यादा सीटें फिर से हम बिहार दारोगा का देने जा रहे हैं। तो बिहार सरकार आपको निराश नहीं करेगी। और साथ ही साथ अगर पीटी का रिजल्ट इसमें नहीं हुआ है तो आपके लिए अवसर बहुत है, क्योंकि अवसर की बात करें तो आप चाहें तो बिहार एसएससी पे टारगेट कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम मार्च में भी है। और बिहार दारोगा जो मेंस की जो बात किया जाए, जिनके लिए टाइम नहीं है, जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है उनके लिए भी टाइम नहीं है, जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ उन लोग के पास बिहार पुलिस का भी अभी एग्जाम बच रहा है। यहाँ तक रेलवे भी अभी वैकेंसी कुछ दिया है, एलपी का भी अच्छा खासा वैकेंसी है। इसके बाद अच्छा खासा नहीं कह सकते हैं, सरकार कुछ और कही थी, लेकिन 5600 लगभग 5500 में निपटा दिया, तो अच्छा नहीं है, लेकिन सीट बढ़ेगी। और बहुत सारा टीचर भी है, विधानसभा का है। बिल्कुल, बीपीएससी टीचर का भी आप चाहें तो सचिवालय भी कर सकते हैं। और ये भी खबर आया है कि सचिवालय सहायक का लगभग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आपको फरवरी में वैकेंसी आ जाएगी, इस पर भी आप टारगेट कर सकते हैं। और अभी जो मार्च में भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे बिहार एसएससी हो जाता है और बिहार पुलिस का जो कैंसिल हुआ था एग्ज़ाम वो भी हो जाता है, तो इस पे भी आप टारगेट कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा निराश मत हुए और अपना तकनीक जो है, अपना जो रणनीति है उसको जारी रखिए, उसको अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर करने के लिए हमेशा प्रयास में लगे रहिए। और हम लोग आज बात करने वाले हैं कि जिन लोगों का पीटी हुआ है मेंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर पीटी का रिजल्ट आपका हो गया तो मेंस कैसे फाइट किया जाए। क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, पीटी में तो बहुत सारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो ज्वाइन कर लेते हैं। पटना जो मुसल्लापुर हाट, भिकना पहाड़ी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो ज्वाइन करते हैं, लेकिन मेंस आते आते इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। एक लिमिट में होते हैं, एक सीमित में हो जाते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले था कि मेंस के लिए टाइम ज़्यादा देता था, लेकिन इस बार जो है संभावित डेट दिया गया 3 मार्च का, तो ज़्यादा डेट नहीं है। बिल्कुल, ये चैलेंजिंग वाली अगर बात करें तो सिर्फ 1 महीना का ही टाइम है। चैलेंजिंग वाली बात है आपके लिए, तो इसी में ही करना है। हम लोग मेंस की बात करेंगे और मेंस फाइट करने का जो रणनीति है हमारे पास, जो स्ट्रेटजी है, जो पिछले बार भी हमारे विद्यार्थी लोगों ने फाइट किया था, उसी को हम लोग यहाँ पे फिर से फॉलो करेंगे, लेकिन तरीका कुछ अलग होगा। जिसमें आपको पता होगा कि यहाँ पे 2 पेपर पूछा जाता है ना? जी हाँ, 2 पेपर। एक हिंदी होगा, एक हो जाता है हमारा फर्स्ट पेपर, ठीक है, और दूसरा हमारा हो जाता है सेकंड पेपर है, ठीक है। तो पहला जो पेपर है, पहला पेपर आपका हो जाता है, चलिए पेन चेंज कर लिया जाए, जो हो जाता है आपका जनरल हिंदी हो जाएगा, ठीक है, जनरल हिंदी हो जाता है। और बिहारी जो विद्यार्थी हैं उनका हिंदी कमज़ोर नहीं होता, हिंदी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या 100 रहेगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा वो 2 मार्क्स का हो जाता है, इसीलिए टोटल आपका 200 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। आपको घंटा जो देता है, जो समय आपको देगा यहाँ पे, समय यहाँ पे 2 घंटे का देता है ना? जी हाँ। और ये जो है हिंदी पेपर सिर्फ पास करना होता है। हाँ। और इसमें एक बात और भी बता दें आपको, अगर लगभग 33% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। जिस तरीके से आप बीपीएससी के एग्ज़ाम देते होंगे
बीपीएससी के मेंस में आपको जनरल हिंदी का एग्जाम देना होता है। अब सर, अगर आप जनरल हिंदी का BPSC दरोगा नहीं पे बात कवर बता कर रहे रहे हैं। हैं, जैसे हम लोग ज्यादा फोकस बीपीएससी पे, आप तो यूपीएससी बीपीएससी कंप्लीट करते हैं तभी तो आराम से हो जाता है अगर देखा जाए हाँ, वो तो ठीक है। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, अब देखिएगा जिन लोगों का बीपीएससी खराब चला गया वो लोग टारगेट कर दिया किस पे, दारोगा पे, आराम से निकल इतना जाता भी है। टफ नहीं है हिंदी पेपर, मतलब बस ठीक है, मतलब एक बात बताइए, पास होना जरूरी है। थोड़ा टाइम इस पर दे दिया जाएगा तो हो जाएगा, और कुछ सिलेक्टेड हाँ, टॉपिक है जहाँ से पूछता बिल्कुल, है selected चीजें तो हैं। उसे अगर कर लेता है स्टूडेंट तो ठीक आराम है? से कर लेगा। तो इसे पास करना अनिवार्य है, जिस तरीके से मेंस में होता है बीपीएससी में, अगर उसे फाइट नहीं करेंगे तो सारा कॉपी रख देगा, चेक नहीं होगा। चलिए अगला बात है जो बहुत जरूरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा हो जाता है ना, नया पेपर। वो हमारा सेकंड पेपर होता है। और सेकंड पेपर की अगर बात करें तो हो जाएगा आपका जीएस हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे आपका मेरिट लिस्ट भी बनता है और यही आपको समझिए कि कंप्लीट करना पड़ेगा। हमारा जो स्ट्रेटजी होना चाहिए, हमारा जो तकनीक होना चाहिए, इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, है ना, इस पे। जी। और इसमें देखा जाए तो प्रश्नों की संख्या यहाँ भी 100 पूछा जाता है, जी समझे, प्रश्न यहाँ भी 100 पूछा जाता है। एक प्रश्नों की वैल्यू भी है अगर देखा जाए, है यहाँ ना, पर भी एक तो 2 नंबर का होता है, यानी कि 200 मार्क्स का होगा। यहाँ भी रहेगा, ठीक है। और इसमें भी नेगेटिव समय की बात मार्किंग करें, पीटी की तरह ही होता है। हाँ, समय की बात करें तो 2 घंटा यहाँ भी देता है। जी हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करें हम इसमें, तो आप इसमें देखेंगे तो आपका हो जाएगा जो 80 नंबर का हो जाएगा आपका जनरल, यानी कहें तो सामान्य ज्ञान, और 20 जो होता है वो मैथ प्लस रीजनिंग हो जाएगा। हाँ, ये बात सही कहा आपने। जैसे 20 जो, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 20 प्रश्न जो है वो मैथ और रीजनिंग से पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं 80 प्रश्न जो हमारा होता है ना, वो हमारा जीएस हो जाएगा, ठीक है। आगे की क्या होगा? आगे अब आप ये बता सकते हैं कि प्रश्न कहाँ से कितना पूछता है, तो हाँ, ये बात सही है। आप देखिए कि बताइए आप हिस्ट्री से में कितना पूछता है, बता सकते हैं। जैसे कि देखिए, आप जानना- देखेंगे, जैसे आप मेंस हो गया जिसमें आपका जीके कह सकते हैं, और जीके में अगर बात करें हम तो आप देखेंगे यहाँ पर मैथ प्लस रीजनिंग में अगर देखें तो 20 नंबर का होगा। हिस्ट्री का हम बात करें तो आपका लगभग 10 हो जाएगा। अगर इसमें आप वर्ल्ड हिस्ट्री जोड़ देते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री जोड़ देते हैं तो इसमें भी 5 क्वेश्चन हो जाएगा, यानी आपको पूरे हिस्ट्री से बात करें तो आपका 15 हो जाएगा। कभी कभी 12-13 भी होता है, 15 भी होता है, इससे कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो इन्होंने बताया कि इसके बाद मैथ आप से- देखेंगे ज्योग्राफी में, तो आपको ज्योग्राफी में लगभग 10 से 15 है। इसके बाद सर बता रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि मैथ और इन्हीं से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री से इन्होंने कहा 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हो जाएगा। और वैसे आपको सर बताएंगे अलग अलग, लेकिन अभी और जैसे प्रश्नों की संख्या बताया जा रहा है। साइंस जो है, साइंस यहाँ से लगभग 25 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। इसमें बढ़ने घटने की साइंस से यहाँ संभावना पे है। लगभग 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पॉलिटी पे बात करें, है ना, तो पॉलिटी अगर देखें तो पॉलिटी से भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ। अब ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये ध्यान रहे कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे और किस तरीके से हम लोग करें ताकि हमारा स्कोर। इसके बाद अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स हो जाएगा आपका। इकोनॉमिक्स में भी आपका 10 प्रश्न है। इसके बाद आप देखेंगे तो पर्यावरण हो जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और बिहार, या फिर कहें विविधि, ये सब मिला के जो बच जाता है वो प्रश्न हो जाता है। हाँ, तो अब सर बताएंगे हिस्ट्री में कितना जैसे प्रश्न। देखिएगा इकोलॉजी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, वो जो पर्यावरण हम बोल सकते पर्यावरण हैं। हो गया, जैसे कहाँ इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जो संगठन है उसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। विविधि हो गया, मिसलेनियस से भी सब मिला करके लगभग 8-10 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है।
अब हम लोग देखिए कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न रहता है, ठीक है। वो तो देख लिए कि प्रश्न कहाँ ठीक से है। ज़्यादा रहता तो है। आपने ये अब देखा आप होगा। बता सकते हैं, आप हिस्ट्री आपका है तो हिस्ट्री पॉलिटी में कहाँ से जैसे कितना मैं कैसे अगर जैसे पूछेगा? हम लोग मैथ की सबसे पहले बात करें, मैथ से क्या क्या चैप्टर पढ़ना चाहिए ताकि 20 का 20 प्रश्न टकरा जाए, है ना, मैथ रीजनिंग में। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तो मैथ का देखेंगे हम लोग, है ना, मैथ का। तो मैथ में हम लोग देखिएगा यहाँ पे पूछता है प्रतिशत हो सबसे- जाएगा, ठीक लाभ है। हानि हो जाएगा, अब लिख लीजिए ताकि आपको भी याद रहे। प्रतिशत हो जाता है आपका, है ना? लाभ हानि हो दूसरा जाएगा, देखिएगा, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, लाभ हानि हो साधारण जाता ब्याज है, होगा, है ना। और ये देखिएगा चक्रवृद्धि इसे ब्याज और साधारण ब्याज भी पूछा है। जा सकता है ना। उसके बाद फिर देखिएगा इसके बाद कार्य समय हो जाएगा, हाँ, मिश्रण भी पूछता है, मिश्रण अनुपात भी हो जाता है, और क्या हो जाता है, औसत हो जाएगा, जैसे आप कार्य- देख सकते हैं कार्य समय और कार्य हो जाएगा, औसत भी हो सकता है, बिल्कुल औसत भी होगा, आपका टंकी और नल और टंकी भी हो जाता है ना। बताइए आप। ठीक है, अगला देखिए आप लोग यहाँ पे, जैसे नल आपको टंकी हो जाएगा, फिर इसमें नल और टंकी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा समय दूरी भी हो जाएगा, समय दूरी से भी प्रश्न पूछता है। रेल उसके से बाद संबंध हो देखिएगा, जाएगा, अगर हम लोग देखें तो रेल से भी इस प्रश्न पूछता है, नाव या धारा जो है इससे भी सवाल पूछा जाता है। क्षेत्रफल और हो उसके जाएगा, बाद क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा अनुपात समूह अनुपात होता है। समानुपात से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग ये जो चैप्टर है अनुपात- मैथ का, समानुपात से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। देखिए जो चैप्टर हम आपको करा रहे हैं यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे टारगेट करिए। और सबसे ज़रूरी क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति, मैथ के लिए सबसे जरूरी है कि आप पूरा बुक खत्म कर नहीं सकते हैं, कि बाकी और भी सब्जेक्ट है तो आप लोग को जितना, जैसे VVI जो भी टॉपिक है तो उसके आप बनाने का ट्रिक या फार्मूला कहें या फिर उसके जो जैसे आपको लगे कि हाँ ये प्रश्न पूछ सकता है, प्रीवियस ईयर भी आप देख सकते हैं बाकी और एग्जाम में, बिल्कुल, तो बहुत उसे सारी आप चीजें। पहले कर सकते हैं। देखिए भाई बिहार जो है मैथमेटिक्स का एक विरासत रहा है, इसलिए और एक बात और भी बता देंगे कि मैथ में जिसका प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा होगा, और यहाँ पे स्पीड मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस बच्चे का स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगा वही इसे स्कोर अच्छा कर पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है चीज़ों को समझ समझ के पढ़ना, क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो चैलेंज आपके लिए भी है, बहुत ज़्यादा चैलेंज है। बाकी तो ये आपका रीजनिंग math और reading हो जाता है। रीजनिंग जैसे आप कह सकते हैं कि ब्लड से जो Blood relation संबंध से रिल पूछे जाते है, हैं। कथन होता है, एक को पूछा जा सकता है, या फिर एक कुछ होता है गोला में घेर के उस टाइप हाँ, से, ये चीज़ है। जैसे ये सब जो मतलब आप एग्जाम के पैटर्न में देख सकते हैं प्रीवियस ईयर, तो उसके जिनका अकॉर्डिंग math ही अच्छा कीजिए, होता है, क्योंकि ऐसी बात है। जिनका मैथ अच्छा होता है रीजनिंग उसको टिकल आराम से कर लेते हैं ना। हाँ यही हो ना? जाता है, तो आप प्रीवियस ईयर पर कर सकते हैं। इसके बाद आप साइंस देख सकते हैं। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं आपसे, जैसे कभी 27 सवाल पूछे जाते हैं, कभी 25 सवाल पूछे जाते हैं साइंस से। साइंस बहुत इजी है, अब सोच के देखिएगा 20 में 20 लड़का भी मैथ बना देता है। मैथ रीजनिंग में, मैथ और रीजनिंग में 20 में 20 भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, बहुत आसान है। उसी तरीके से साइंस में भी अगर 25 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 22-23 प्रश्न को पकड़ा जा सकता है, ये आसान है, बहुत इजी है। तो हम लोग इस पे भी बात करेंगे, जैसे अभी हम लोग साइंस की बात करें, फिजिक्स का, है ना, हम लोग फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आप साइंस को 3 पार्ट में भी बांट के तो देख सकते हैं हाँ, ना, ये भी सही है। अगर आप साइंस को देख सकते हैं तो साइंस को आप 3 पार्ट में बांट लीजिए। जैसे आप एग्जाम देते होंगे तो आपका हो जाएगा फिजिक्स हो जाएगा, आप अगर बात करते हैं तो केमिस्ट्री हो जाएगा, और फिर बायोलॉजी हो जाएगा। अगर आपको बात करना है तो बताइए आप। हाँ, तीनों सही है। में जैसे साइंस में हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हैं। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो बायो पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। प्रश्नों की बायो पे संख्या सबसे 25 ज्यादा, ले क्योंकि सकते बायो हैं। से सबसे ज्यादा सवाल भी पूछे जाते हैं क्या। तो देखिए हम लोग फिजिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम लोग सब कुछ नहीं पढ़ सकते। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा टाइम आपको दे दिया है, संभावना ये बताया जा रहा है कि मार्च में आपको एग्जाम ले लिया जाएगा, और ये भी कहा जा रहा है कि 2024 में जो चुनाव होने जा रही है उसमें आपकी नियुक्ति करने की बात किया जा रहा है।
आपके पास टाइम कम है। और एक और बात बताएं आपके लिए, जैसे इन्होंने कहा होगा कि पीटी में उम्र का जी नहीं, अभी हम बताए नहीं है, अभी बताएंगे। जैसे एक बात, जैसे आप था ना कि आप इससे पहले जितने भी दरोगा का एग्जाम हुआ तो एक उसमें था कि जैसे आप अगर पीटी देते हैं, पीटी का रिजल्ट होता है, फिर मेंस का रिजल्ट होता है, इसके बाद आप फिजिकल करते हैं, इसके बाद जब मेरिट लिस्ट बनता था तो उस टाइम आपको एज के अनुसार आपका कटअप जारी किया जाता था, मतलब एज पर ही मेरिट लिस्ट बनता था। लेकिन इस बार एक आप लोग जो भी पीटी फाइट किए हैं उन लोग के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि आप लोग का यहाँ पर कटअप इस बार जो भी है इसी एज पर ही जारी किया गया है। तो आप लोग का एक यहाँ से आपका प्लस पॉइंट हो गया कि आगे जब अगर पीटी मेंस और फिजिकल करते हैं तो आप लोग का एज का झंझट खत्म है। यहीं से आप लोग आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि उपलब्धि है। बहुत ऐसे नए विद्यार्थी होंगे जो पूरी एनर्जी के साथ पीटी का एग्जाम दिए, पीटी फाइट किए और सुपर एनर्जी से लबालब होंगे, एकदम नया होंगे, है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट में वो चाहते हैं कंप्लीट करने को, तो पहले जैसा झंझट नहीं है उनके पास कि बूढ़े लोग आएंगे, पहले उनका सिलेक्शन होगा, बाद में नए लोगों को देखा नहीं था ना, तो ये पीटी में ही कर दिया गया था। बाकी दो दरवाजा अब पहले था, अब नहीं है। नहीं, पहले था कि एज मतलब फाइनल में किया करता था। जी हाँ, अब इस बार पीटी में ही कर दिया, है ना। अब पीटी में क्या हुआ कि जो होंगे, अब नया जो स्टूडेंट होगा, जो सुपर एनर्जी से लबालब होगा, वो चाहे तो एक ही बार में फाइट कर सकता है। लेकिन फाइट करने का एक ही तरीका आपको बता दें, अभी भी अगर कोई स्टूडेंट इस जीएस पे सबसे ज्यादा बेहतर रणनीति के साथ अगर पढ़ाई करेगा। एक चीज और होता है बिहार में कि जैसे पीटी जो हुआ तो पीटी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट छटते हैं जिन लोग का जीएस कमजोर होता है और मैथ अच्छा होता है, क्योंकि जीएस जो पीटी एग्जाम होता है उसमें मैथ ज्यादा नहीं पूछता है, सिर्फ 10 नंबर का ही पूछता है। अच्छा ठीक है, हम समझ गए आप क्या कहना चाहती हैं। आप बीपीएससी यूपीएससी दी हैं, आप इंटरव्यू भी दी हैं, तो आपका बहुत अच्छा तैयारी है। ऐसा नहीं है, हमारे बिहार के जो लोग हैं उनकी भी तैयारी जबरदस्त होता है जैसे मैं अभी देखिए, अभी जो जितना हमारा जो विद्यार्थी जो रिजल्ट जो लाया है अधिकतर सब बीपीएससी का स्टूडेंट था। मतलब समझिए कि जो बीपीएससी का हमारा 8-10 जो विद्यार्थी रहा, बाकी जो दरोगा का स्पेशली जो तैयारी करता था उसमें कुछ लोगों का नहीं हुआ, कुछ लोगों का हुआ। लेकिन जो 100% जो बीपीएससी का प्योर स्टूडेंट था उसका रिजल्ट अभी है, एक का भी नहीं गड़बड़ हुआ है। हाँ, तो आप बताइए होने का कारण भी क्या है? क्यों रिजल्ट उन लोग का हुआ? क्योंकि उनका जीएस जो है ना बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ, हम बहुत अच्छी तरीके से जीएस को टैकल कराते हैं। वही तो हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर जैसे हम जीएस की बात करें तो आपको भी बता रहे थे, आपको भी बहुत सारा प्रश्न था, बहुत सारा मतलब फैक्ट या कॉन्सेप्ट की बात करें या बहुत सारा सब्जेक्ट था, उसके गहराइयों तक हम ले जा करके स्टडी कराए। तो बहुत सारे विद्यार्थी रहे, जैसे 67 में आपने भी इंटरव्यू दिया तो इसी बल पे तो दिया, ये भी तो बल था कि हाँ जीएस आपका बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है। तो है। बाकी जो भी विद्यार्थी जो दिया इस पे दिया, तो जीएस को स्ट्रांग करने का पहले जैसा नहीं कि पहले लुसेंट पढ़ लेते थे काम चल जाता था, अब नहीं है। हाँ, इस बार का पैटर्न भी तो पीटी में कुछ अलग कर दिया है। जैसे अगर हम बात करें तो जो पहले बीपीएससी का जो पैटर्न था उसी तरह से इस बार दरोगा का एग्जाम लिया गया है। ये बात सही है, क्योंकि पहले जो था लुसेंट से लगभग क्वेश्चन मिल जाता था। नहीं, मतलब साइंस का जो प्रश्न इस बार पीटी में था, जैसे फिजिक्स का, वो बहुत ही अलग ही था। मतलब थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत पड़ जाए। एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा या डीपली कर सकते हैं। लेकिन भाई अभी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। हम बताते हैं कि कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, रिजल्ट की गारंटेड होगा। और निश्चित तौर पे आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, 8 से 10 घंटा अपने रूम पे बैठ के पढ़िएगा, ठीक है। जो लोग बैठ जाते हैं ना वो लेकर के, जो रूम से बाहर रहते हैं उनका रिजल्ट नहीं होता। जो रूम के अंदर बैठ करके मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, और याद रखिए संघर्ष में आदमी हमेशा अकेले होता है। जब आपकी सफलता मिलेगी, जब दारोगा आप बनेंगे ना, तो पूरी दुनिया आपको पूछेगी, तब आपके पीछे सारा जहान रहता है ना। बाकी अकेले रह करके पूरे जोर शोर से लगे रहिए। रिजल्ट हम तो आज तक दारोगा के लिए कहीं क्लास नहीं किए, कहीं सेट के लिए ज्वाइन किए थे पहले में, तो उसका हम किए ही नहीं, छोड़ दिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम लोग पहले जान जाए फिजिक्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो नोट भी करते जाइए, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स में देखेंगे
मापन से जो सवाल पूछा जाता है, मापन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप पहले बता भी सकते हैं कि अगर बायोलॉजी का बात करें तो यहाँ से लगभग 15 प्रश्न हो जाएंगे, केमिस्ट्री से बात करें तो यहाँ से 10 हो जाएगा, और फिजिक्स से 10 है। देखिए इस तरह से तो बहुत ज्यादा होगा, 10 10 20 30 35 हो जाता है। नहीं यहाँ से हो जाएगा आपका 5 से 7 नहीं वहाँ उसमें ज्यादा होता है, इसमें कम होता है। केमिस्ट्री कम होता है। अगर देखें तो कभी बढ़ा देता है, कभी घटा देता है, लेकिन बायोलॉजी ज्यादा पूछता है, बायोलॉजी ज्यादा रहता है। तो बायोलॉजी पे हम लोग फोकस कहाँ से करेंगे वो भी बताते हैं। तो जैसे में टॉपिक की अगर बात करें तो मापन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो जैसे हो जाएगा गति हो जाता है, कार्य हो जाएगा, है ना, ऊर्जा हो जाता है, शक्ति हो जाएगा, ऊर्जा और शक्ति हो जाता है ना। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। जैसे गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा। बिल्कुल, 1 मिनट लिख दिया जाए। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है, समझे, नियम, यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आप जैसे आप देख सकते हैं, इस टाइप से भी तो बांट के आप बता सकते हैं। जैसे अगर हम फिजिक्स लिए तो फिजिक्स में आप देखेंगे तो मापन हो जाएगा, गति ले सकते हैं, गति यहाँ, और यहीं पर आप गुरुत्वाकर्षण भी बोल सकते हैं। इसमें आप इसका नियम भी पढ़ सकते हैं। हाँ, इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताएंगे, नियम ही सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद आप देखेंगे तो प्रकाश से हर बार प्रश्न एक पूछता है, चाहे आप किसी भी चीज का एग्जाम दीजिए, प्रश्न यहाँ से जरूर रहता है। फिर आप देखेंगे ध्वनि हो जाएगा, हाँ, साउंड से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ऊर्जा हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा। ये सब आप लोगों का सिर्फ टॉपिक बताया जा रहा है, ये नहीं, अब आप लोग के पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसे करते हैं। जैसे और भी हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा, चुंबकत्व हो जाएगा, और इसमें आप एक और जो है आविष्कारक, ये आप लोग के लिए VVI है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पूछता है, पूछा जाता है आविष्कार का। तो ऐसे में बहुत सारा हो जाता है। आप लोग इसलिए ज्यादा नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि फिजिक्स पढ़ना बहुत ज्यादा है। हाँ, और आवर्त गति भी आप लोग देख लीजिएगा। आधुनिकीकरण का भी जो है वो भी चाहते हैं तो उसको भी कर लीजिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारा हो जाता है बायोलॉजी, है ना, क्योंकि बायोलॉजी से हमेशा अगर देखिएगा 10 12 15 ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे बायो में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो देखिएगा ये हमारा हो जाएगा जीवों का वर्गीकरण हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा। देखिएगा जो प्रश्न पूछे जाता है ना, देखिए जीवों का वर्गीकरण है, जैसे जीवधारी या फिर जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं, जिसमें जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद कोशिका हो जाएगा, हो जाता है उस सेल से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कोशिका की अगर बात करें, यहाँ पे पेन चेंज कर लीजिए, आइए। जैसे हम लोग कोशिका की बात करें तो कोशिका का संरचना और विभाजन हो जाएगा। इसमें 2 भागों में बांट करें, है ना। एक देखिएगा, एक संरचना से प्रश्न पूछा जाता है ना, और दूसरा प्रश्न कहाँ से रहता है, विभाजन से, कोशिका के विभाजन से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत डीपली भी ज़्यादा मत जाइए, लेकिन वहाँ तक पहुँचिए जहाँ से प्रश्न बार बार बनता है। आप प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न उठा के देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा। तो कोशिका में आपको संरचना करना है और कोशिका का विभाजन करते हैं, तो यहाँ से भी ये काम। इसके बाद रोग जो है, वो रोग बहुत ही महत्वपूर्ण हो, चाहे मानव जनित रोग हो, जंतु जनित रोग हो या पादप जनित रोग हो, ये तीनों रोग आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न पूछ ही देता है। पीटी में आप लोग भी पढ़े होंगे, तो पीटी में जो आप पढ़े होंगे उसी को थोड़ा सा और रिवाइज और गहराई से पढ़ेंगे। जैसे में यहाँ पे मानव रोग की बात करें, है ना, मानव रोग कौन सा रोग हो जाता है, तो जैसे विषाणु हो जाएगा, विषाणु जनित रोग हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग जीवाणु जनित रोग हो जाता है ना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्रोटोजोआ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे फंगल हो जाता है ना। और इसी तरह से जंतु जनित और पादप जनित भी रोग यही है, इसी चीज से प्रभावित वो भी होता है। तो आप लोग ये देखिए, इसमें आप एक और भी कर सकते हैं, इसे भी मानव जनित में आप चाहे तो पादप जनित हो जाएगा, जंतु जनित हो जाएगा, और जंतु तो जो पशु में जो रोग होता है ना, जो जंतु में, उसको भी कर सकते हैं, है ना। एक और इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे अनुवांशिक जो रोग है, यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है ना। इसलिए आप कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अनुवांशिक जो रोग है,
अनुवांशिक रोग, यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 घंटे का चैप्टर है, 2 घंटे में पढ़ेंगे, सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा आराम से। उसके बाद हम लोग अगला जो करते हैं वो हो जाता है हम लोग का, जैसे पादप में करेंगे हम लोग, पादप में तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा डिवाइड कर ले। आप देखिएगा यहाँ पे जैसे पादप में देखें तो उत्तक से प्रश्न पूछे जाएगा। बता दीजिए सब, क्या आप ही बता दीजिए। नहीं बताइए ना, नहीं आप ही बताइए। तो यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उत्तक से हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे पोषक हो जाता है ना, पोषक से भी सवाल पूछे जाते हैं आपसे। उत्तक हो जाएगा, पोषक हो जाएगा। और ये देखिएगा यहाँ पे हार्मोन से भी सवाल पूछे जाते हैं, हार्मोन से, है ना, हार्मोन से सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद देखिएगा यहाँ रोग से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, रोग से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पादप अगर हम लोग करना चाहेंगे तो उत्तक, पोषक, हार्मोन और रोग से भी सवाल पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। ठीक, उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न हम लोग को जो पढ़ना है वो हो जाता है जंतु। और याद रखिए जंतु से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है आपसे, जंतु से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, क्योंकि बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से पूछता है। जैसे मैं यहाँ पे भी देखना चाहेंगे, है ना, पेन चेंज कर लिया जाए तो देखिएगा उत्तक से भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पोषण से भी सवाल पूछे जाते हैं, है ना, पोषण से। और एक जो इम्पोर्टेंट है वो हो जाता है आपको मानव शरीर की संरचना, ठीक है। एक हो जाता है मानव शरीर की संरचना, शरीर की संरचना, ठीक है, संरचना। अब देखिए मानव शरीर की जो संरचना है इसमें भी बहुत सारे पार्ट है और यहीं से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे में अगर हम लोग देखा जाए, यहाँ पे पेन चेंज कर लिया जाए, जैसे में देखिएगा यहाँ पे मानव शरीर की जो संरचना है ना, इसमें ऐड कर लिया जाए तो पहला अगर देखेंगे हम लोग तो देखिए ये पाचन तंत्र से सवाल पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। पाचन तंत्र ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। नेक्स्ट दूसरा अगर बात करें हम लोग तो देखिएगा ये श्वसन जो तंत्र है, श्वसन तंत्र से सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा देखा जाए तो यहाँ पे तंत्रिका तंत्र से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत ज़्यादा। और अगर चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा हर टॉपिक पे आधा घंटा 1 घंटा भी आप वर्क करें अच्छा से, 1 घंटा 1.5 घंटा तो बहुत है, क्योंकि आप पीटी में पढ़े होंगे, इसलिए हम बता रहे हैं। चौथा की अगर बात करें यहाँ पे तो उत्सर्जन तंत्र, है ना, उत्सर्जन तंत्र से भी सवाल पूछे जाते हैं। और 5वां की बात करें यहाँ पे तो परिसंचरण तंत्र, ठीक है, परिसंचरी तंत्र जो है, परिसंचरण तंत्र से ये भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बायोलॉजी का हम बता रहे हैं आपको, मानव शरीर का जो संरचना है यहाँ से सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मानव रोग पढ़ लिए, मानव रोग से भी जैसे जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरियल, फंगल जो भी होता है, प्रोटोजोआ, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। उसी तरीके से मानव शरीर की जो संरचना है इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और नेक्स्ट बात करें हम लोग, जैसे परिसंचरण तंत्र हो गया तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट हमारा हो जाता है कंकाल तंत्र से भी सवाल पूछे जाते हैं, कंकाल तंत्र से। अगला देखिएगा प्रजनन तंत्र से भी सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद हो जाता है हम लोग का पेशी तंत्र, पेशी तंत्र से भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाता है पेशी तंत्र। इसलिए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोग के लिए। दरोगा मेंस को फाइट करने के लिए सबसे अच्छा तकनीकी है, क्या क्या पढ़ना है इसको जानना जरूरी है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिएगा वो हो जाता है हम लोग का इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी छोड़ के बाकी बताइए। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी छोड़ के बताइए, हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करें, चलिए आप इसको बता दीजिएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगला देखते हैं, जैसे हम लोग हिस्ट्री की बात करें, है ना, तो हिस्ट्री में देखा जाए तो एंशिएंट इंडिया, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, है ना, प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद यहाँ पे देखिए मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। और उसके बाद जो है आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। और एक और भी है वो हो जाएगा हमारा विश्व का इतिहास,
विश्व का इतिहास है, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व का जो इतिहास है, तो याद रखिएगा इंडियन जो इतिहास है आपका, ठीक है, इंडियन जो हिस्ट्री है यहाँ से 10 सवाल पूछे जाते हैं और विश्व का इतिहास है यहाँ से 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, सबसे ज़्यादा फोकस आपको ये नहीं कि मॉडर्न पे ही करना है, मॉडर्न पे तो करना ही करना है, लेकिन किसी वजह से कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक को भी पढ़ना है। जैसे प्राचीन की बात करें तो यहाँ पे हड़प्पा पे सबसे ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा, वैदिक पे भी कर लीजिएगा, उसके बाद नास्तिक धर्म जो है, नास्तिक धर्म जिससे बुद्ध और जैन पे कर लीजिएगा, उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे मौर्य कर लीजिए, मौर्योत्तर से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मौर्योत्तर कर लीजिए, गुप्त कर लीजिए और यहाँ पे गुप्तोत्तर कर लीजिए, बस हो गया, बस। उसके बाद जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में 2 चीज़ें पढ़िए, एक है हमारा दिल्ली सल्तनत, ठीक है, और दूसरा है मुगल पढ़ना है, बस इतना कर लीजिए। दिल्ली सल्तनत और मुगल कर लेते हैं, ऐड कर लीजिए, मराठा भी कर लेते हैं, थोड़ा सा दक्षिण भारत का इतिहास भी अगर कर लेंगे तो यहाँ से हमारा काम चल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा है वो हो जाता है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास में आप देखिएगा यूरोपियों का आगमन पढ़िए, है ना, आगमन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा बंगाल कर लीजिए और बंगाल के बाद 1857 की क्रांति कर लीजिए, उसके बाद कांग्रेस कर लीजिए, है ना, और कांग्रेस के बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कर लीजिए। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो हो जाता है गांधी एज, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको हो जाएंगे। जो गांधी युग है यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा यहाँ से पत्रिका, है ना, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा संगठन, ठीक है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं जो बहुत ही समझिए कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम लोग विश्व का इतिहास अगर बात करें तो विश्व के इतिहास में ज़्यादा टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जहाँ से प्रश्न अधिकतर बने उसे करिए, क्योंकि आप नए हो जाएंगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा और हमारे पास इसका ट्रिक है, बहुत इजीली विश्व के इतिहास को पढ़ा जा सकता है, ठीक है। और विश्व के इतिहास में 6-7 चीज़ें ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, मतलब समझिए कि आपका इतिहास हो जाता है, ठीक है। और चलिए तो आप बताइए एक पॉलिटी बताइए। हाँ, पॉलिटी में अगर हम लोग देखें, पॉलिटी जो है, पॉलिटी आपको बता देते हैं। पॉलिटी में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा, ठीक है, जैसे देखिए पॉलिटी में, क्योंकि पॉलिटी से 10 सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे कमज़ोर नहीं समझिए, समझे। इसके बाद हम बताएंगे कि एग्ज़ाम के लिए क्या करना चाहिए। अभी हमारे पास जो 40 ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे लगता है कि मार्च में 3 मार्च के बाद शायद एग्ज़ाम का डेट तय कर दिया जाएगा, तो आपके पास बहुत कम समय है। ये जनवरी ऑलरेडी ख़त्म होने जा रहा है, फरवरी, मात्र फरवरी में, वो भी उसमें 28 दिन का ही होगा, तो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। और एकदम ग्रांटेड जो आपका स्ट्रेटजी है वही हम बताएंगे, और निश्चित तौर पे अगर उस पर आप अमल रखते हैं, कायम अगर आप होते हैं, तो गारंटी है कि रिजल्ट होगा। और हमारे विद्यार्थी जो हैं एकदम लगे रहिए, ठीक है, जितने लोग हैं एकदम लगे रहिए बढ़िया से, एकदम एक भी सीट आपसे बाहर नहीं जाने वाला। पॉलिटी में हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रस्तावना जरूर पढ़ लीजिएगा, प्रस्तावना से प्रश्न पूछा जाता है ना। उसके बाद देखिएगा स्रोत से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, स्रोत हो गया, जैसे समिति हो गया, अधिनियम हो गया, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे समिति हो जाता है ना। और समिति की बात करें तो यहाँ पे अधिनियम जो एक्ट है, अधिनियम, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फंडामेंटल राइट्स। कभी भी और किसी भी एग्जाम में फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे मौलिक अधिकार।
फंडामेंटल राइट्स और प्लस में फंडामेंटल ड्यूटी भी पढ़ लीजिए, क्योंकि मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो साथ ही साथ जो मौलिक कर्तव्य है उसको भी देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद हम लोग बात करें, वो हो जाता है आपका डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो 3651 है, पूरा का पूरा अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए, है ना। जैसे होता है डीपीएसपी, यहाँ से भी सवाल बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ जो अनुच्छेद है जो बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है उसको हम लोगों को पढ़ना है। और क्या क्या अनुच्छेद हो हम आपको बता देंगे, ठीक है। जैसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद, इसे एकदम याद रख लीजिए, यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए संविधान संशोधन और संविधान संशोधन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है सब नहीं पढ़ा जाता, बहुत कम संविधान संशोधन है, लगभग 15 से 20 अगर संविधान संशोधन को रट लेते हैं तो निश्चित तौर पे यहीं से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए संविधान संशोधन है, संशोधन, ठीक है, यहीं से सवाल पूछा जाता है। और उसके बाद हम लोग बात करें, जैसे पंचायती राज व्यवस्था भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और हम लोग समग्र रूप से देखें तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की बात करें तो इसमें बांट के अगर पढ़ लेते हैं तो टोटल का टोटल एक भी सवाल, जब अगर आप पॉलिटी बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही गलत होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर ठीक से उससे भी अगर चाहें तो पॉलिटी में प्रश्न नहीं गड़बड़ाता, इसे याद रखिएगा, है ना। आप टारगेट रखिए कि अगर 10 में कम से कम हम 9 को ही टैकल करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको कार्यपालिका हो जाता है, जैसे कार्यपालिका हम देखेंगे आपको कार्यपालिका हो जाएगा, विधायिका हो जाता है और न्यायपालिका हो जाता है ना, न्यायपालिका हो जाता है, जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, हाई कोर्ट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रपति पढ़ना है, राज्यपाल पढ़ना है, ये सब चीज़ें पढ़ना है, संसद पढ़ना है ना, मंत्रिपरिषद वगैरह पढ़ना है। इसे एक ही बार में कर दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन भी अगर पूरा का पूरा टाइम दीजिएगा, एक दिन सुबह से लेकर के शाम तक तो लगभग समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका हो जाता है। अब हम आपको हाँ, जैसे महान्यायवादी हो जाता है, ये सब यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आप अभी आप बताइए, आपका जो प्रश्न हो जाता है ना, ये लीजिए। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी जो है आप बता लीजिए। तो हमें ज्योग्राफी बताना है, इकोनॉमिक्स। तो ज्योग्राफी में जैसे अगर हम बात करें कि ज्योग्राफी में कहाँ से पूछेगा, तो आप ज्योग्राफी देखेंगे जैसे भूगोल, तो इसको आप 2 पार्ट में बांट के पढ़ सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो भारत का भूगोल हो जाएगा और इसमें आपको विश्व का भूगोल हो जाएगा। अगर प्रश्नों की बात करें कि प्रश्न कहाँ से ज़्यादा पूछेगा, तो आप प्रश्न की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि लगभग आपको 10 प्रश्न जो है भारत के भूगोल से पूछेगा और आपके 5 प्रश्न जो है यहाँ से पूछेगा विश्व के भूगोल से। अगर हम भारत के भूगोल की बात करें तो भारत के भूगोल में आपको सबसे ज़्यादा प्राकृतिक भूगोल कहें या फिजिकल भूगोल कहें तो यहाँ से पूछेगा आपको। भारत के भूगोल में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको यहीं से पूछेगा। और एक बात और आप लोगों को हम बता दें कि अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल से जो भी भूगोल या जो भी सब्जेक्ट है चर्चा में रहा है, कहीं ना कहीं लगभग वहीं से पूछता है। तो इसी तरह से आपको भूगोल में देखेंगे, फिजिकल भूगोल में तो आपको बहुत सारा हो जाएगा, जैसे आप नदी देख सकते हैं, अफवाह तंत्र। पहले तो आपको भारत का परिचय होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। आपको इसी में आ जाएगा पूरे राज्य का राजनीतिक मैप जो होता है सब आ जाएगा परिचय में ही। फिर नदी हो जाएगा, झील, ये सब जो भी है
ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। और अगर आपको हम विश्व भूगोल करें, फिजिकल भूगोल यहाँ हो गया, और कुछ राजनीतिक भूगोल में होता है। जैसे आप राजनीतिक भूगोल में देखेंगे तो भारत का पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश, और पड़ोसी देश के किस किस राज्यों से सीमा लगती है और कौन सी सबसे लंबी सीमा साझा करती है, सब सारा चीज हो जाएगा आपका। और इसके बाद अगर हम विश्व भूगोल की बात करें तो इसमें आपको, इसमें भी सबसे ज्यादा फिजिकल हो जाएगा और फिर मैप हो जाएगा। मैप से आप लोग का एकदम निश्चित ही है कि एक प्रश्न पूछेगा, जैसे इस बार पूछा था, याद तो नहीं आ रहा, उसकी राजधानी पूछा था। इसी तरह से आपका ये मैप हो जाएगा, और मैप से ही आप लोग का देश और देश की राजधानी याद हो जाएगी। फिर नदी ये सब हो जाएगा, इसमें भी देखेंगे नदी हो जाएगा, झील हो जाएगा, फिर आप देखेंगे तो धारा हो जाएगा, समुद्री धारा, महासागरीय धारा हो जाएगा, पवन हो जाएगा। ये सब सारे चीज जो है आपका विश्व के भूगोल में हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे इकोनॉमिक्स में बात करें तो आपका इकोनॉमिक्स में हो जाएगा जैसे आर्थिक विकास, इसके बाद आप देखेंगे तो राष्ट्रीय आय हो जाएगा, फिर आर्थिक नियोजन हो जाएगा, जिसमें आपको पंचवर्षीय योजना आ जाएगा आर्थिक नियोजन में ही। इसके बाद आप देखेंगे तो मुद्रा हो जाएगा एवं मुद्रास्फीति हो जाएगा। इसके बाद आपका भारत का बैंकिंग प्रणाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीय बैंकिंग प्रणाली। लेकिन अगर हम बात करें इसमें सबसे ज्यादा वीवीआई जो होगा आपका, ये 3-4 जो पॉइंट है ये बहुत ही वीवीआई है। इस तीनों से तो निश्चित ही है कि आपका एक न एक प्रश्न पूछेगा ही। फिर आप देखेंगे तो अगर बजट जैसे हो जाएगा, बजट का उल्लेख क्या है या बजट का मतलब अर्थ क्या होता है, इस टाइप से, या फिर आपको पीछे का बजट भी पूछ देगा। बजट और राजकोषीय घाटा, राजकोषीय बजट हो जाएगा। इस तरह से आप लोग का हो जाएगा इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में भी और भी बहुत सारा पॉइंट है। ये सब पॉइंट करने के बाद अगर आप लोग के पास टाइम बचता है तो बाकी और इसका पॉइंट देख लीजिएगा। और इकोनॉमिक्स में कुछ शब्दावलियाँ होता है वो देख लीजिएगा, बाकी आपको सब बताएंगे। देखिए, इतना अगर हम लोग कंप्लीट करते हैं, अब बनता है कि हम लोग स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करें। देखिए, हम लोग कितना हो पढ़ लें, लेकिन अगर तकनीकी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर रिजल्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्मार्ट स्टडी अब करना पड़ेगा। अब आप चाहते हैं कि गधों की तरह एकदम मेहनत किए जा रहे हैं और रिजल्ट आ जाए, तो नहीं होगा। आपको समझिए कि बैलेंस करके पढ़ना होगा, ठीक है। और आपके पास अगर 40-50 दिन का टाइम है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे में यहाँ पे देखिएगा, एक डेली का रूटीन हमारे पास होना चाहिए। डेली में सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए, जिसका रिवीजन सबसे ज़्यादा हुआ, अभी के समय में जो बंदा अपने रूम में बैठ करके सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा फोकस करेगा, उसी का रिजल्ट और उसी का एक्सिट होगा। वही व्यक्ति एक दारोगा बनेगा, क्योंकि अगर रूम के बाहर ज़्यादा टाइम आपने दे दिया, चाहे वो टेस्ट के माध्यम से, चाहे डिस्कशन के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से, तो आपका रिजल्ट रुक सकता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने रूम में ही पैक होना पड़ेगा। 12 घंटा 14 घंटा जितना टाइम आपको लगाना है, जितना कैपेसिटी, जितना एबिलिटी आपके पास है, सबको समझिए कि पूरी एनर्जी लगा दीजिए। 40 दिन में कुछ नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका शरीर गलेगा, या 2 महीना होगा। ज़्यादा सेल्फ स्टडी जो करता है उन्हीं लोग का, बिल्कुल सेल्फ स्टडी, किसी भी एग्जाम की बात हो,
क्योंकि अगर आप 10 क्लास के ज्वाइन कहीं भी 10 कोचिंग के पीछे भागते हैं, कभी वहाँ कहाँ कितना अच्छा पढ़ाई, एकदम रियलिस्टिक बात बता रहे हैं। आपका इसमें बहुत ज़्यादा टाइम तो जाता ही जाता है। देखिए जैसे क्लास अगर आप जाते हैं तो क्लास में आपको आधा घंटा लोग पढ़ाता है और आधा घंटा बातें करता है, और अगर आप वो आधा घंटा रूम पर ज़्यादा टाइम देके पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ख़ास तौर पे जो हमारे अभी विद्यार्थी लोग खुशी मना रहे हैं, ठीक है, अभी एक मैसेज भी लोग किया था कि सर आज पार्टी कर रहे हैं तो पार्टी नहीं करिए, पार्टी फाइनल के बाद करिएगा, है ना। पार्टी करने का वक्त मिलेगा, लेकिन इस वक्त को आपको लेकर के आना पड़ेगा। समय किसी का आता नहीं है, समय को लेके आना पड़ता है, करते हैं ना। लोग का पहली बार कोई एग्जाम का रिजल्ट आता है तो लोग को हाँ ठीक है, ज़्यादा खुशी होता है। और देखिए हमारे जो विद्यार्थी हैं, हम यही कहेंगे कि जितनी ताकत है आपके पास, जितनी क्षमता है, उस क्षमता का उपयोग करिए। और मैंने यही कहा कि रिवीजन, यानी कि रिवीजन ही आपको डिवीजन दिलाएगा, याद रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना होगा और एक सेट डेली बनाना होगा। वही चीज़ें मैं डेली का आपको बता रहे थे। करते हैं तो भी सही है, और कोचिंग संस्था से भी करते हैं तो सही है। हाँ। लेकिन एक सेट जरूरी होना चाहिए, एक सेट प्रैक्टिस जरूर करें, और कहीं भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट होता है और पता चलता है कि हमारे कौन सी पार्ट अभी कमजोर। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हम अभी मेरी संस्थाओं के द्वारा एकदम कंप्लीट दारोगा मेंस का टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट किया है, एकदम लेबल वाला। तो सिर्फ टेस्ट मारने से काम नहीं चलेगा। जब आप टेस्ट लगाते हैं और टेस्ट लगाने के बाद जब आपका मैथ में प्रॉब्लम हो जाता है, साइंस में प्रॉब्लम हो जाता है, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस जो भी है, अगर इसमें कमी दिख रहा है, आपने स्कोर इतना क्यों नहीं पार किया? नहीं है, टेस्ट सब कोई लगाता है, लेकिन टेस्ट लगाने का एक तरीका होता है। जैसे अगर आप टेस्ट दिए 2 घंटा का टाइम बढ़नी है और उसमें टेस्ट लगाइए, उसके बाद आप उसको जांच कीजिए उसमें नंबर कितना है, और इसके बाद आप देखिए कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा गलत होता है। बिल्कुल वही हम बताना चाह रहे थे। सब्जेक्ट हमें मतलब हमारा सही चल रहा है, आपका जो सब्जेक्ट सबसे कमजोर है उस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस कीजिए। जैसे कहने का मतलब है कि जब आप सीट लगाते हैं तो अपना मूल्यांकन खुद करिए, क्योंकि प्रत्येक दिन का फीडबैक जो है अगर आप नहीं ले पाते हैं तो मुश्किल होगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हो जाता है सेल्फ स्टडी पे। पीटी तो चलिए ठीक है, इधर से उधर से कर लिए तो हो गया, लेकिन मेंस जो होता है वो सेल्फ स्टडी पे होता है। भले लोग जो भी कहे कि मेरे संस्था के द्वारा हुआ, फलाना संस्था के द्वारा हुआ, जब तक आप नहीं चाहेंगे रिजल्ट नहीं हो पाएगा। आपका मेहनत और मेरा जो गाइडलाइन है, बस यही एक वजह हो सकता है रिजल्ट का। ठीक है। एक चीज़ और है कि जैसे मैथ है, तो मैथ हर स्टूडेंट का अच्छा होता नहीं और हर स्टूडेंट अपने से समझ नहीं पाता है, तो इसमें सेल्फ स्टडी थोड़ी सी कम पड़ जाता है। हाँ। तो वो किसी टीचर से गाइडलाइंस ले सकते हैं, कोई भी हो, टीचर हो, सीनियर हो, दोस्त हो या भाई बहन कोई भी हो, तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं, आप उस पर टाइम दे सकते हैं। हाँ, ये बात सही है। अगर हम बात करें तो हमें जहाँ तक लगता है कि जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा वो आपके लिए सबसे बेहतर और सबसे बेहतर रिजल्ट भी देगा। देखिए मैथ के लिए आपके लिए हम कर सकते हैं, जो विद्यार्थी पीटी फाइट किए हैं, आप जल्दी से जल्दी आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको घर बैठे ही एक बेहतर टीचर जो मैथ हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, है ना, हमारे फैकल्टी में है वो, और हम लोग दिल्ली में पढ़ाया करते थे, अभी केडी कैंपस वगैरह में भी पढ़ाते हैं वो, तो हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैथ का सबसे बेहतर आपको टेक्निक जो है वो आपको सिखा सकते हैं। मैथ हम आपको आराम से क्लास दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार है, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। जो सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो एक बार ज़रूर कमेंट्स करिएगा, है ना, इससे पता चल जाएगा। और जो विद्यार्थी हैं वो निराश नहीं हो, क्योंकि अभी तुरंत फिर से, क्योंकि बिहार सरकार चुनाव का माहौल है भाई, तो चुनाव के माहौल में इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। अभी देखिए बीपीएससी टीचर भी आप चाहें तो अगर बीएड डीएलएड किए हैं तो उसमें भी डालिए। हमारे यहाँ सभी चीज़ों का, जैसे बिहार दरोगा की बात करें तो मेंस का भी आपका डेली का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है। जैसे में डेली टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपको एग्जाम तक रोज़ एक सेट बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको मूल्यांकन करने के बाद अपने स्टडी का स्टाइल जो है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। तो हमारे यहाँ जो हमारे संस्था है पीटीएफ IAS एकेडमी, जो लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज में आपको है, पटना के मुसल्लापुर हाट में,
तो वहाँ पे डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। और अभी स्पेशल जो है 70 बीपीएससी का क्लास चल रहा है, 70 बीपीएससी का क्लास चल रहा है। और बिहार शिक्षक भर्ती जो 3.0 है उसका भी क्लास स्टार्ट हो गया है। और साथ ही साथ कहें तो हमारे यहाँ मैथ का भी स्पेशल जो है दारोगा के लिए बहुत सारे पहले से विद्यार्थी कर रहे थे, वो भी कर रहे हैं। हम लोग तुरंत अगर आप चाहेंगे तो यूट्यूब पे हम तुरंत इसको अवेलेबल करवा देंगे मैथ का, ताकि मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सके। तो टेस्ट सीरीज आप कहीं भी करिए, मैं ये नहीं कहता कि अगर आप हाँ अब हम अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। PTF IAS एकेडमी है, पिक द फाइट भी है, वहाँ पे 3-4 चैनल आपको मिलेगा। और अगर आप कांटेक्ट करते हैं, हमारा नंबर है यहाँ पे आप देखेंगे तो नंबर की अगर बात करें यहाँ पे तो 84 060 51 999 है। आप इस पे व्हाट्सएप पे ग्रुप में भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेट हम प्रोवाइड करा देंगे, ये कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे एकदम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे है ना, वहाँ पे हम लोग डेली करंट भी मिलता है, बीपीएससी का हो या सारा किसी भी चीज़ एग्जाम के लिए, सारे एग्जाम के लिए मिल जाएगा। और बाकी अगर हम पीडीएफ में बात करें तो आपका पीडी का भी मिल जाएगा, सब चीज़ सारा अवेलेबल चीज़ है और बाकी बहुत सारा अवेलेबल। मेरा एक ही मकसद है कि आपका रिजल्ट हो, और आपके रिजल्ट के लिए आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको एक दारोगा का सीट चाहिए तो आपको मेहनत 12 से 14 घंटा करना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन सही डायरेक्शन में। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत खुशी से पागल हो गए होंगे, है ना। अपनी एनर्जी को स्टोर करिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज सिर्फ पढ़ने में लगाइए। अपनी क्षमता जो भी है, जो बैठने की जो लोग क्षमता रखते हैं ना 12 से 14 घंटा, वो लोग दारोगा लेके चले जाएंगे, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हमारे संस्थाओं के द्वारा और हमारे जो विद्यार्थी हैं वो रिजल्ट दे। और निराश मत होइए, वो विद्यार्थियों के लिए, है ना, वो मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं, उनके लिए हम कह रहे हैं निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत बढ़िया वैकेंसी आपको आने वाली है, बहुत अच्छा सीट आपको आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।